बल की अवधारणा, फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल से क्या नतीजे निकलते हैं। 9 साइंस चैप्टर 9, संतुलित और असंतुलित बल। किसी भी वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं क्या होती है, वस्तु को गति देने की तरकीबें हैं। जब आप किसी वस्तु को धकेलते हैं तो धकेलने के दौरान क्या करते हैं, वस्तु को गति देने का प्रयास करते हैं। या एक लकड़ी के डंडे को लेकर आप गेंद को आगे की ओर अगर ठोकर लगाते हैं तो ये भी क्या आप करते हैं, वस्तु को गति देने का प्रयास करते हैं। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें क्या होती है, वस्तुओं में गति होती है। आपने देखा है, आप जब भी किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, आप जैसे इस तरीके से गेंद को मारते हैं, या फुटबॉल को लात से आपने मारी होगी, या चीज़ों को आपने खिसकाया होगा, या ड्राज को आपने खींचा होगा, तो आपने क्या किया, उन पर क्या लगाया, आपने बल लगाया। और किसी भी वस्तु को की गति है, उसको तेज या धीमा करना है, उसके लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए कई बार आपने बल का प्रयोग किया होगा। या फिर आपने बल के प्रयोग द्वारा वस्तु के आकार या आकृति को बदला होगा, है ना। जैसे आपने देखिए, आप यहाँ पर ये गेंद है, बल लगाने पर बल लगाने के पहले इस तरीके से थी, बल लगाने के बाद ये पिचक गई, है ना। तो मतलब आप बल के प्रयोग द्वारा वस्तु के आकार या आकृति को भी बदल सकते हैं। जैसे स्प्रिंग है, बल लगाया तो ये क्या हो गया, फैल गई। मतलब ये हुआ कि आपने एक बात समझ ली कि बल लगाने पर हम क्या करते हैं, बल लगाकर हम गति लाने का प्रयास करते हैं। और बल क्या कर रहा है, गति ला रहा है ना, स्थितियों में परिवर्तन कर रहा है, आकार या आकृति में भी परिवर्तन कर रहा है, डायरेक्शन को भी बदल देने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ से हमें बल का एक कॉन्सेप्ट मिला। लेकिन ये बल किस तरह के बल हैं, अभी ये बात हमें स्पष्ट नहीं हुई कि ये संतुलित बल हैं या असंतुलित बल हैं, क्योंकि अभी हमने बात कर ली मुख्यतः केवल बल के बारे में। अब हम संतुलित और असंतुलित बल के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए, आपने यहाँ देखा कि मेज पर एक ये लकड़ी का गुटका पड़ा है, और इसको एक बल इधर खींच रहा है और दूसरा बल इधर खींच रहा है, और दोनों ही बल समान परिमाण के हैं। मतलब इधर वाला जितना बल लगा रहा है, उधर वाला भी उतना ही लगा रहा है। तो ऐसी दशा में ये पिंड गति नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ आप देखिए, इस दशा में लगा रहा था तो ये आगे गति कर रहा था, है ना। ये देखिए, ये देखिए खींच रहे हैं तो खिंचा रहा है, दबा रहे हैं, ये आगे बढ़ा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि इधर वाला बल और इधर वाला बल क्या हो गया, समान हो गया, समान बल हो गया। तो ऐसी दशा में पिंड बिल्कुल भी गति नहीं करता है। तो इस समय हम कहेंगे कि ये संतुलित बल है। मतलब कौन सा बल मानेंगे इसको हम, संतुलित बल। मतलब दोनों ओर से समान परिमाण के बल हों और वस्तु नहीं खिसके तो उसे हम कहेंगे संतुलित बल। अब अगर ऐसा हो जाए कि एक तरफ का बल ज़्यादा हो जाए, है ना, इस तरफ से ज़्यादा बल लगाकर खींच दिया जाए इस तरफ की तुलना में, तो फिर क्या होगा, ये वस्तु किधर खींच जाएगी, इस तरफ खींच जाएगी, है ना। मतलब एक ओर से अगर ज़्यादा परिमाण का बल लगा दें और एक ओर से कम परिमाण का बल लगाएं तो वस्तु क्या होगी, एक ओर खिसक जाएगी। और ये जो बल इस समय लगेगा, इसको हम कहेंगे असंतुलित बल। क्या कहेंगे, असंतुलित बल। देखिए आप, ये इस तरफ ज़्यादा परिमाण का लगने पर क्या हुआ, ये वस्तु इस तरफ खिसक जाएगी। तो हम कहेंगे ये बल कौन सा है, असंतुलित बल। और किसी भी पिंड पर जो लगने वाला असंतुलित बल है, वो बल उसे गति प्रदान करता है। तो ये हमारा एक संतुलित और असंतुलित बल के बीच में एक छोटी सी बात हुई। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे एक बालक है, और ये बालक क्या कर रहा है कि इस मेज को, एक भारी ये टेबल है, मेज है, और इस मेज को ये धकेल रहा है। ठीक है, धकेलने की दिशा किधर है, इस तरफ है ना। और घर्षण बल देखिए, वो जो टाइल्स या ज़मीन है उसके और जो वस्तु है ना, जो मेज है, उसके संपर्क सतहों के बीच यहाँ नीचे की तरफ एक घर्षण बल लग रहा है, जो इस धकेलने वाले की गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। क्योंकि घर्षण बल जो है वो एक गति विरोधी बल है। तो वो बक्से की नीचे की सतह और फर्श की सतह के बीच में लग रहा है घर्षण बल,
और वो इस तरफ लग रहा है। धकेलने वाले का बल किस तरफ लग रहा है? इस तरफ लग रहा है। लेकिन वो धकेल नहीं पा रहा है, मतलब वो अपनी जगह से उसको हिला नहीं पा रहा है, उसने थोड़ा कम परिमाण का बल लगा रखा है, तो वो घर्षण बल से बराबर हुआ जा रहा है और आगे नहीं बढ़ पा रही है। घर्षण बल इसको संतुलित कर रहा है, तो इस में ये खिसक नहीं रही है। ठीक है, अब हो गया संतुलित बल। अब क्या हुआ? अब आप इसको जोर से धकेलें, मतलब धकेलने वाले का जो बल है वो घर्षण बल से ज़्यादा हो गया। तो क्या होगा? जब घर्षण बल से उसका बल ज़्यादा हो गया तो एक असंतुलित बल काम करने लगा। किस दिशा में? इस दिशा में। तो फिर ऐसे में क्या होगा? ये मेज क्या होगी? खिसक जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ हमने सीख लिया कि जब धकेलने वाले का बल घर्षण बल से ज़्यादा हुआ तो वस्तु क्या हुई? खिसक गई, है ना, क्योंकि उस पर एक असंतुलित बल काम करने लगा, जिसने जिधर असंतुलित बल का डायरेक्शन था उस तरफ वस्तु को क्या कर दिया? खिसका दिया। तो कोई भी वस्तु भी जब वो गति करती है तो हमें ये बात समझ में आ गई, गति के दौरान उस पर बल तो लगता है, और ये जो बल लगता है ये गति की दिशा में उस वस्तु को आगे भेज देता है। चलिए, तो यहाँ से हमने जो बात सीखी वो ये है कि अगर किसी वस्तु पर आप असंतुलित बल लगाते हैं तो उसके वेग या दिशा में परिवर्तन होता है ना। और कब तक परिवर्तन होता है? जब तक कि असंतुलित बल कार्य करता रहता है। और अगर वो बल आप हटा लेते हैं, है ना, तो भी यद्यपि वस्तु उस प्राप्त वेग से चलने लगती है, लेकिन हम इस बात को समझ गए कि किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए असंतुलित बल की जरूरत होती है। त्वरित करने के लिए असंतुलित बल आवश्यक है। और यहीं से हमारा बल का एक कॉन्सेप्ट हमारा निकल कर आया कि किसी भी वस्तु को त्वरित करने के लिए असंतुलित बल आवश्यक है। तो जब भी त्वरित गति में बल की बात होगी तो हम कहेंगे असंतुलित बल की चर्चा वहाँ हम कर रहे होते हैं। अब कई बार दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी बन के आता है कि क्या वस्तु की गति के दौरान ऐसा नहीं होता कि वो संतुलित बल भी उस पर संतुलित बल की अवस्था में वस्तुओं की गति नहीं होती क्या? जब वस्तु समान वेग से गतिशील होती है ना, तो इट मीन्स क्या है? उस समय आप समझिए, जब कोई वस्तु, जैसे आपने साइकिल चला रहे हैं ना, साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चल रही है ना, आपने पेडल लगाया, साइकिल आगे बढ़ गई। उसकी गति के दौरान साइकिल धीरे धीरे क्या होता है? उसका घर्षण बल के कारण उसका वेग जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। बीच बीच में फिर आप पेडल लगाते जाते हैं, वो चलती जाती है, ठीक है ना। लेकिन एक बात आपको समझना होगी कि जब भी कोई वस्तु, है ना, मतलब वस्तु को निरंतर गतिशील करने के लिए असंतुलित बल बार बार जरूरी हो, ये मतलब जरूरी नहीं है। जब भी कोई वस्तु जैसे समान वेग से अगर गतिशील है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर बाह्य बल और घर्षण बल क्या हो गए? बराबर हो गए। दोनों बलों ने एक दूसरे का संतुलित कर लिया और वस्तु पर कोई नेट बल कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसे समय में वो समान वेग से भी गतिशील रहती है। खैर, तो ये बल का कॉन्सेप्ट आप समझे कि बल एक ऐसा बाहरी कारक है, हमने देखा, वो चाहे धक्का हो या खींचने के रूप में हो, उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो बल एक ऐसा भौतिक कारक है, भौतिक कारक मतलब धक्का या खींचने के रूप में, जो किसी वस्तु की स्थिति या एक समान गति की दशा को या वस्तु की गति की दिशा को या तो बदल सकता है या बदलने का प्रयास करता है। देखिए, वस्तु की स्थिति को बदल सकता है या गति की दशा को बदल सकता है। स्टेट ऑफ मोशन जो भी हुआ, उसका यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट है उसकी, या वो वस्तु जिस किसी भी स्थिति में है, या तो उसकी स्थिति को बदल सकता है, बदलने का प्रयास करेगा, या उसके डायरेक्शन को बदलने का प्रयास करेगा या बदल देगा। तो उस भौतिक कारक को हम कहेंगे बल। मतलब हम कहेंगे कि बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति या गति की दशा को बदल दे, या उसकी गति की दिशा को बदल दे या बदलने का प्रयास करे। कुल मिलाकर स्थिति या गति की दशा को बदलना या गति की दिशा को बदलना, या तो बदलना या बदलने का प्रयास करना, ये कहलाता है हमारा बल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? न्यूटन है। और सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। और 1 न्यूटन में ध्यान रखिएगा 10 की घात 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। और बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। न्यूमेरिकल्स में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। F = ma होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं,
और बल एक सदिश राशि है, ये ध्यान रखिएगा। बल क्या है? सदिश राशि है। त्वरण भी एक सदिश राशि है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, F इजिकल टू ma। बल एक सदिश राशि है। और यहाँ से हमने एक बात और समझी, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो घर्षण है वो गति विरोधी बल है।